नमस्कार, सुप्रभात। मैं डॉक्टर संजय जैन, सहआचार्य, राजकीय महाविद्यालय सागबाड़ा। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकालीन रासो साहित्य पर चर्चा करेंगे। आपको याद होगा कि इससे पहले हम आदिकाल के संबंध में, आदिकाल की परिस्थितियां, आदिकाल का जो साहित्य है जिसमें नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, इन सभी के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज हम रासो साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे। रासो साहित्य के संबंध में एक चीज आती है कि हमें रास और रासो, ये दो तरह के शब्द प्राप्त होते हैं आदिकाल के पूरे साहित्य में। जैन साहित्य को यदि हम पढ़ते हैं तो वहां हमें रेवंतगिरी रास, चंदन वाला रास, इस तरह रास संज्ञक रचनाएं प्राप्त होती हैं। इसके विपरीत अगर हम रासो साहित्य को पढ़ते तो वहां हमें रासो के नाम से रचनाएं प्राप्त होती हैं। रास और रासो, इन दोनों में बहुत अंतर है। रास संज्ञक रचनाएं वो हैं जो किसी महापुरुष के जीवन चरित्र के आधार पर लिखी गई रचनाएं हैं उन्हें, और विशेष रूप से जो जैन साहित्य है, उस जैन साहित्य में लिखी हुई रचनाएं हैं उन्हें रास संज्ञा दी गई है। जबकि रासो साहित्य वह साहित्य है जो मुख्यतः राजस्थान में लिखा गया है और जिसमें वीरता और श्रृंगार का चित्रण है। अर्थात दो रस प्रमुखतः पाए जाते हैं, एक वीर रस और श्रृंगार रस। रास संज्ञक जो रचनाएं हैं उनमें वीरता के भी लक्षण हो सकते हैं, लेकिन अंततः वह शांत रस में परिणमित हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जो रासो संज्ञक रचनाएं हैं उनमें वीरता, श्रृंगार, वीरता, ये क्रम चलता है और वीरता का ही प्रयोग मिलता है। तो विषय वस्तु की दृष्टि से भी रास संज्ञक रचनाओं में अंतर है और शैली की दृष्टि से भी रास संज्ञक रचनाओं में अंतर है। दूसरा, रास संज्ञक रचनाएं जितनी भी हैं उनकी अपनी एक प्रामाणिकता है। मुख्यतः वो जैन आचार्यों के द्वारा लिखी हुई रचनाएं हैं और उन रचनाओं में हमें सामान्यतः जैन जो तीर्थंकर हुए हैं या उनके जीवन का कोई हिस्सा है उसका वर्णन है और उनका जिस समय जिस साइज में लिखी गई है उसी साइज में। लेकिन रासो संज्ञक रचनाओं के साथ ठीक ऐसा नहीं है। वो जिस समय लिखी गई उस समय उनका आकार कोई और रहा होगा, किंतु धीरे धीरे 18वीं सदी तक उनका आकार लगातार बढ़ता रहता है और यही कारण है कि रासो साहित्य में जो भी हमें रचनाएं प्राप्त होती हैं उन रचनाओं की प्रामाणिकता पर संदेह। हम रासो साहित्य में जो रचनाएं आती हैं, प्रमुख रचनाएं, एक बार उनको देखेंगे। खुम्माण रासो। खुम्माण रासो की रचना 9वीं सदी में होती है और इसके रचनाकार दलपति विजय बताए जाते हैं। दलपति विजय का डॉक्टर अगरचंद नाहटा ने दलपति विजय को दौलत विजय के नाम से एक जैन रचनाकार भी बताया है, लेकिन और दलपति के नाम से उन्होंने रचना की है ऐसा भी उन्होंने कहा है, लेकिन अलग अलग संबंध मिलते हैं रचनाकार के विषय में। खुम्माण चित्तौड़ के नरेश हैं और इस खुम्माण रासो में वो चित्तौड़ नरेश खुम्माण द्वितीय के युद्धों का वर्णन है। एक छंदों का यह ग्रंथ है और इसमें भी दो रस मुख्यतः हैं, वीर रस एवं श्रृंगार रस। खुम्माण रासो के बाद अगली रचना परमाल रासो है। परमाल रासो, जिसे आला खंड भी कहा जाता है, और इसकी रचना जगनिक ने की थी। ये मूलतः एक गेय काव्य है, लोक काव्य है। लोक काव्य इन अर्थों में कि महोबा के जो भी राजा थे, महोबा बुंदेलखंड में आता है, और महोबा के जो भी राजा थे
उन राजाओं के जीवन का चित्रण इसमें मिलता है। और विशेष रूप से दो उनके दरबार में बड़े व्यक्ति थे, बड़े सूरमा थे जिन्हें कहें, ऐसे दो वीरों का, आला और उदल, उनकी वीरता का चित्रण मिलता है। और वीर रस का इस रचना में ऐसा परिपाक होता है कि कहते हैं कि एक छोटे बालक की भी रगें फड़कने लगे। इस तरह का ये काव्य है। इसकी बहुत प्रसिद्ध सी पंक्तियां कि 12 बरस तक सूकर जीवे, 14 बरस तक जिए सियार, 16 बरस तक छत्री जीवे, आगे जीवन को कार। तो कुछ एक अलग। और हिंदी में अगर हम इस छंद की बात करें तो जो इसमें आला छंद का प्रयोग होता है, और हिंदी में वो आला छंद वीर छंद के रूप में कहा जाता है। उसका नाम वीर रस है। 30 मात्राओं का वो छंद होता है। तो ये परमाल रसो बहुत महत्वपूर्ण रचना है। ये बुंदेलखंड में महोबा के आसपास लिखी गई रचना है। इसी क्रम में सबसे महत्वपूर्ण रासो ग्रंथ पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान जो अजमेर के राजा थे, उनके दरबारी कवि थे, उनके मित्र थे। और कहते हैं कि दोनों का जन्म एक साथ हुआ था और मृत्यु भी दोनों की एक साथ हुई थी। तो पृथ्वीराज की वीरता का वर्णन चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो में किया है। पृथ्वीराज, ध्यान रहे, पृथ्वीराज अजमेर के चौहान राजा हैं और इनका राजकुमारी संयोगिता, जो कि कन्नौज की राजकुमारी थी, राजा जयचंद की पुत्री थी, इनके परस्पर प्रेम का चित्रण है। तो प्रेम के चित्रण में श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया। और इसके पीछे एक लंबी कहानी है कि पृथ्वीराज ने संयोगिता का हाथ उनके पिता जयचंद से मांगा था, लेकिन उन्होंने संयोगिता का हाथ देने से इनकार कर दिया था। बल्कि उन्होंने एक संयोगिता का स्वयंवर रचा और तमाम राजाओं को बुलाया सिवाय अजमेर के पृथ्वीराज चौहान को। और जब पृथ्वीराज वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी मूर्ति को एक दरबान के रूप में दरवाजे पर लगा रखा था। और संयोगिता ने भी उस पूरे स्वयंवर में सारे राजाओं को छोड़ करके दरबान के रूप में मूर्ति पृथ्वीराज की लगाई थी। उस दरबान के गले में वरमाला डाल दी और पृथ्वीराज ने संयोगिता का वहां से अपहरण किया। और बाद में फिर युद्धों का वर्णन है, लेकिन दोनों के प्रेम और जयचंद के साथ युद्ध इत्यादि का वर्णन है। सबसे महत्वपूर्ण जो घटनाएं हैं वो मोहम्मद गोरी के साथ 17 युद्धों का वर्णन है। मोहम्मद गोरी ने 17 बार आक्रमण किया था और 17 बार ही उसे मुंह की खानी पड़ी थी। 18वें बार के आक्रमण में पृथ्वीराज चौहान को शिकस्त मिली थी और उस शिकस्त के बाद ही पृथ्वीराज की और चंद्रवरदाई की दोनों की मृत्यु एक साथ हो गई थी। इसमें श्रृंगार रस भी है, वीर रस का भी प्रयोग है, दोनों का संतुलित प्रयोग है। लेकिन एक इसकी जो सबसे बड़ी समस्या है वह इसकी प्रामाणिकता। ये ग्रंथ बहुत सारे विद्वानों ने अप्रामाणिक माना है, बहुत सारे विद्वानों ने प्रामाणिक माना है, बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने इसे अर्ध प्रामाणिक माना है। जिन्होंने प्रामाणिक माना है उन्होंने जिस रूप में आज प्राप्त है पूरे के पूरे ग्रंथ को प्रामाणिक माना है, उसके पीछे उनके अपने तर्क हैं। जिन्होंने अप्रामाणिक माना है उन्होंने इसकी अप्रामाणिकता के पीछे इसमें बाद में जो चीजें जुड़ गई हैं, बाद में जो घटनाएं आकर के जुड़ गई हैं, बाद में उन घटनाओं को भी इसमें शामिल किया गया है जो कि इसकी प्रामाणिकता को 18वीं सदी तक की घटनाएं इसमें जुड़ गई हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसे अर्ध प्रामाणिक माना है। अर्ध प्रामाणिक का मतलब ये कि मूल रूप में तो ये रचना 11वीं सदी में लिखी गई है,
लेकिन धीरे धीरे लिपिकारों की कृपा से या चारण भाटों की कृपा से इसके आकार में परिवर्धन होता रहा और वही परिवर्तित रूप हमें आज प्राप्त होता है। इस ग्रंथ की भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। अलंकारों और छंदों की दृष्टि से भी ये ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है कि क्योंकि शायद ही कि ऐसा कोई अलंकार हो जिसका प्रयोग इसमें न किया गया हो, और छंदों का तो ये अजायब घर है, इतने सारे छंदों का चंद्रवरदाई ने इस ग्रंथ में उपयोग किया गया है। तो रासो ग्रंथों में पृथ्वीराज रासो अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। पृथ्वीराज रासो के बाद में बीसल देव रासो, ये भी बीसल देव तृतीय, जिन्हें विग्रह राज तृतीय भी कहते हैं, उनके जीवन का वर्णन है। इस ग्रंथ की रचना 1155 में नरपति नाल ने की थी और ये भी गेय काव्य रहा है। इसमें वीर रस का चित्रण कम है, जबकि श्रृंगार रस का चित्रण अधिक है। जैसलमेर के भोज राजा की पुत्री राजमती और अजमेर के चौहान राजा विसल देव तृतीय, इनके विवाह का वर्णन है। इनके विवाह का, वियोग का और पुनर्मिलन की कथा है। विवाह के वर्णन के बाद में किसी कारणवश विसल देव राजमती से नाराज होकर के उनसे दूर चले जाते हैं और इन दोनों के बीच में वियोग रहता है और उस वियोग में राजमती अपने दुख को विविध भांति से व्यक्त करती है। इसमें एक विरह का रूप मिलता है जिसे हम दूत परंपरा का रूप भी कह सकते हैं। जो मेघदूत में दूत के माध्यम से संदेश भेजने की परंपरा थी, उस परंपरा का भी इसमें वियोग वर्णन में निर्वाह किया गया है। मेघदूत और संदेश राशक में मेघदूत में मेघ को दूत बनाकर भेजा गया था, इसी तरह संदेश राशक में भी अलग अलग चरित्रों को दूत बना करके भेजा गया था। श्रृंगार की हमें दोनों रूप मिलते हैं। इसमें संयोग का भी रूप मिलता है जहाँ विवाह और मिलन के दृश्य हैं। वियोग का भी रूप मिलता है जहाँ राजमती को छोड़कर के विसल देव उनसे दूर चले गए थे और बहुत ही सहृदय और मार्मिक वर्णन इस काव्य में वियोग का मिलता है। दो पंक्तियां अगर हम देखें तो जिसमें वो राजमती परमात्मा से ये कहती है कि अस्त्री जन्म का दीप पई महेश, अस्त्री जन्म में घना रे कलेश। तो इस तरह विसल देव रासों में हमें श्रृंगार के सारे पक्ष मिलते हैं। एक बहुत अच्छा गेय काव्य है और इस दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। विसल देव रासों के अलावा हमें एक रासो काव्य में हमीर रासो का उल्लेख प्राप्त होता है। ये रचना आज तक प्राप्त नहीं हुई है। इस रचना की हमें प्राकृत पेंगलम में कुछ छंद मिलते हैं और प्राकृत पेंगलम में बस कुछ छंद मिले हैं। इसके अलावा इसके बारे में कोई बहुत सारी सामग्री हमारे पास उपलब्ध नहीं है। ये हमीर रासो है। तो ये इस प्रकार से रासो साहित्य के रूप में हमें कुछ 7-8 रचनाएं प्राप्त होती हैं। इस जैसे हमीर रासो, विसल देव रासो, कुम्हान रासो, पृथ्वीराज रासो, ये रचनाएं प्राप्त होती हैं और इन्हीं रचनाओं के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया था, जो कि आज के समय में लगभग अप्रामाणिक सिद्ध हो चुका है और हम सभी जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा दिए गए आदिकाल इस नाम को से परिचित हैं। तो आज के इस पूरे वीडियो में हमने रासो साहित्य के बारे में जाना है। आशा है रासो साहित्य के बारे में आप समझ करके लाभान्वित होंगे। अगले वीडियो में हम जो आदिकाल में रचा गया लौकिक साहित्य
उस लौकिक साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार।